सारे नीले आसमाने के तले। हिंदू परिवार में जन्मे ए.आर. रहमान ने छोटी उम्र से आर्थिक तंगी, घोर गरीबी से लेकर कई बेहद मुश्किल हालात देखे। ऐसे वक्त में उन्होंने मंदिर, मस्जिद से लेकर ज्योतिषी, मौलवी और दरगाहों के खूब चक्कर लगाए। बहुत लंबे संघर्ष और अपनी काबिलियत से रहमान ने अपनी जिंदगी में जो कुछ सोचा उससे कहीं बढ़कर हासिल किया। उन्हें अच्छा कैरियर, दौलत और बेशुमार शोहरत नसीब हुई। अब अचानक बेहद शांत और खामोश रहने वाले रहमान की जिंदगी में तलाक का तूफान आखिर कैसे खड़ा हो गया, जानेंगे इस पेशकश में विस्तार से। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की पेशकश में आज बात करेंगे संगीतकार और गायक ए.आर. रहमान की जिंदगी में चल रही उठक पटक और तलाक की। रहमान और उनकी पत्नी ने अपने रिश्ते को 29 साल दिए, कई अच्छे और बुरे वक्त साथ बिताए। उन्हें एक आइडियल कपल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उन्होंने जिंदगी के उस मुकाम पर आकर अलग होने का फैसला ले लिया जब उन्हें एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत थे। इसकी वजह है दोनों के बीच बिगड़ चुके रिश्ते, या दौलत, या फिर कुछ और। बताऊंगी आपको इसकी पूरी कहानी। पिता की मौत के बाद बेहद खराब दौर से गुजर रहे रहमान ने तब ऊपर वाले पर ही सब कुछ छोड़ दिया और संगीत में ही दिन रात डूबे रहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया। तब उनकी उम्र 23 साल के करीब रही होगी। इस संगीतकार की निजी जिंदगी कई आध्यात्मिक रहस्यों और चमत्कारों से घिरी रही है। एक संगीतकार और सिंगर के तौर पर बेशुमार कामयाबी के पीछे इनकी निजी धार्मिक आस्था को एक अहम वजह माना जाता है। क्या जरूरत से ज्यादा आध्यात्मिक होना और संगीत में डूबे रहना अब रहमान की निजी जिंदगी में अलगाव और पत्नी से उनके तलाक की वजह बन गया, या फिर पति पत्नी के बीच कोई तीसरा है जो रिश्तों में जहर घोलने में कामयाब हुआ? जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। साथ ही बताऊंगी कि शादी के बाद हनीमून पर गए रहमान पत्नी सायरा को आधी रात कमरे में अकेले छोड़कर रात भर कहां और क्यों गायब हो गए थे। इसके अलावा बात होगी कि अकूट दौलत, शोहरत और कामयाबी के बावजूद रहमान की निजी जिंदगी क्यों खुशहाल नहीं रह सकी और शादी के 29 साल बाद उन्हें पत्नी से तलाक लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन सारी बातों पर आने से पहले एक बार रहमान और सायरा की निकाह की कहानी और उनकी शुरुआती दिनों के रिश्तों को समझना बेहद जरूरी है। पिता की दर्दनाक मौत और संगीतकार बनने के लिए सालों की संघर्ष के बाद 1992 में रोजा फिल्म में जब रहमान को पहली बार संगीत देने का मौका मिला तो उन्होंने खुद की काबिलियत को साबित कर दिया। इस फिल्म की चर्चा न सिर्फ साउथ तक सीमित रही बल्कि हिंदी सिनेमा जगत में भी इसकी खूब चर्चा हुई। बाद में इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी आया। इसके बाद फिल्म बॉम्बे की शानदार और सुपर हिट संगीत ने रहमान के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री, खासकर तमिल, तेलुगु सिनेमा के युवा और टैलेंटेड संगीतकार माने जाने लगे। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने संगीत से जान फूंकने के बाद अब बॉलीवुड की बारी थी। रहमान के टैलेंट को लेकर हिंदी सिनेमा के तमाम दिग्गज डायरेक्टर्स की तमाम नुक्ताचीनी, शक
और आशंकाओं के बीच इस संगीतकार को बॉलीवुड में लाने का श्रेय राम गोपाल वर्मा को जाता है। राम गोपाल वर्मा ने ही सबसे पहले हिंदी सिनेमा में रहमान को मौका दिया था और ये फिल्म थी रंगीला। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म रंगीला के प्रोड्यूसर जामू सुगंध ने इस फिल्म का संगीत देने के लिए अनु मलिक को फाइनल कर लिया था, लेकिन राम गोपाल वर्मा इस फिल्म के संगीत को लेकर कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रोड्यूसर को रहमान के नाम पर किसी तरह राजी कर लिया। रहमान को खुद पर और अपने काम पर पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन था कि साउथ में उनकी संगीत का डंका बजने के बाद अब पूरे देश में उनका म्यूजिक धूम मचाने वाला है। फिल्म रंगीला का म्यूजिक बनाने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। फिल्म के 7 गानों में रहमान ने अपने संगीत से जान फूंक दी। 14 मई 1995 को रहमान की मां करीमा ने इस फिल्म का जब म्यूजिक रिलीज किया तो पूरे देश में बस रंगीला फिल्म के गानों की ही धूम थी। फिल्म के साथ ही रहमान न सिर्फ डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की उम्मीदों पर खड़े उतरे, बल्कि पहले ही हिंदी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया। यहाँ रंगीला फिल्म का जिक्र करने का एक खास कारण है। दरअसल जब इस फिल्म के म्यूजिक पर रहमान काम कर रहे थे तो वो किसी के प्यार में थे। उनकी जिंदगी को थोड़ा रंगीन और रंगीला बनाने वाली वो लड़की थी सायरा बानो। शायद रंगीला के म्यूजिक को इतना रोमांटिक बनाने में जाने अनजाने में सायरा का भी बहुत बड़ा रोल था। सायरा रहमान की जिंदगी में कैसे आई और दोनों किन शर्तों पर एक दूसरे से शादी के लिए राजी हुए थे, अब इसके सिलसिलेवार कहानी जान लेते हैं। फिल्म रोजा और उसके बाद बॉम्बे की कामयाबी के बाद मां का रहमान पर दबाव था कि वो शादी कर ले। पत्नी से पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए रहमान ने एक इंटरव्यू में नसरीन मुन्नी कबीर को बताया था कि 1994 में जब मैं लगभग 27 साल का था तो मैंने फैसला किया कि अब शादी करने का समय आ गया है। मैं हमेशा बहुत शर्मीला था और कभी भी लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता था। आगे उन्होंने कहा था कि काम के दौरान मैं अपने स्टूडियो में कई अपनी उम्र की फीमेल सिंगर से मिलता था। मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान था, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की की तरफ ये सोचकर नहीं देखा कि वो एक दिन मेरी पत्नी बन सकती है। मेरे पास लड़कियों के बारे में सोचने का समय नहीं था। मैं 24 घंटे काम कर रहा था। यही वजह थी कि मैंने अपना जीवन साथी चुनने का जिम्मा अपनी माँ और बहन को दे दिया। रहमान ने न सिर्फ अम्मी को दुल्हन खोजने के लिए कहा, बल्कि अपनी होने वाली बीवी को लेकर 3 शर्तें भी रख दी। पहली शर्त थी कि उनकी होने वाली बीवी खूबसूरत हो। दूसरी शर्त कि वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तीसरी शर्त ये कि वो संगीत प्रेमी और स्वभाव से दयालु हो। बेटे रहमान के लिए मां ने रिश्ता देखना शुरू किया। इसी बीच एक बार वो अपनी बेटी के साथ चेन्नई में स्थित सोफी संत मोदी बाबा के दरगाह पर गई थी। वहां उन्होंने 2 लड़कियों को एक साथ देखा जो सगी बहनें थी। एक मेहर उन्नीसा उर्फ मेहर बानो और दूसरी सायरा बानो। शक्ल व सूरत देखकर रहमान की मां को मेहर ज्यादा पसंद आई। उन दोनों के बारे में जब मां करीमा ने पता किया तो जानकारी मिली कि उनका घर दरगाह से केवल 100 मीटर की दूरी पर है। कुछ ही दिनों में करीमा बेटे रहमान का रिश्ता लेकर मेहर और सायरा के घर पहुंची। बातचीत में पता चला कि सायरा की पैदाइश 20 दिसंबर 1973 की है और मेहर उनसे छोटी है। इस परिवार का गुजरात के कच्छ जिले से ताल्लुक था। सायरा के पिता पायलट थे। जब शादी की बातचीत आगे बढ़ी तो रहमान की मां को मेहर की बड़ी बहन सायरा रहमान की शर्तों पर ज्यादा खरी लगी और ये रिश्ता उन्हीं से पक्का कर लिया गया था। रहमान ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां और बहन ने उन्हें और सायरा बानो को मिलवाया था। पत्नी से पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए रहमान ने कहा था कि वो बहुत सिंपल और सुंदर थी। मेरे 28वें जन्मदिन पर हम पहली बार मिले थे। वो बहुत छोटी मुलाकात थी। हमने ज़्यादातर फ़ोन पर ही बात की थी। सायरा इंग्लिश में बात करती थी और मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहती हैं।
मैं गाती जाऊं झुम झुम पायल। पहली मुलाकात में रहमान ने अपनी होने वाली पत्नी सायरा के सामने एक खास शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम डिनर कर रहे होंगे और मुझे कोई धुन सूझेगी तो हमें डिनर से हटना होगा। इस बारे में उनकी पत्नी कहती है कि रहमान ने मुझे शादी से पहले ही इस तरह की स्थिति के लिए तैयार कर दिया था। खैर 12 मार्च 1995 को दोनों ने निकाह कर लिया। इस मौके के बारे में बात करते हुए रहमान ने बताया था कि अपनी शादी के समय वो लगातार मुस्कुराए जा रहे थे। उससे उनके चेहरे की मांसपेशी में भी दर्द होने लगा था। रहमान की शादी चेन्नई में उसी बिल्डिंग में हुई जहां बाद में साल 2006 में उन्होंने पंचधन रिकॉर्ड स्टूडियो बनाया। इधर सायरा की बहन मेहर की शादी साउथ के जाने माने एक्टर रहमान के साथ हुई, जो कई मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं। रहमान ने अपने रिश्तेदार और संगीतकार AR रहमान के हनीमून से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में रहमान ने बताया कि मुझे याद है जब रहमान और सायरा की शादी हुई थी तो दोनों हनीमून पर हिल स्टेशन गए थे। मैंने उस रात रहमान को फ़ोन किया, तब रात के लगभग 12 या 1 बज रहे होंगे। उनकी पत्नी सो गई थी। घंटी बजी तो सायरा ने मेरा नाम देखकर फ़ोन उठा लिया। तब मैंने पूछा कि रहमान कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। दरअसल वो दूसरे कमरे में वीणा बजाकर कुछ कंपोज कर रहे थे। खैर शादी के बाद रहमान का कैरियर नई ऊंचाइयां छूने लगा। साउथ के अलावा हिंदी फिल्मों में भी उनकी ज़बरदस्त डिमांड थी। 1992 में रोजा फिल्म के बाद साल 2001 तक यानी पूरे 9 साल लगातार रहमान को साउथ का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिलता रहा, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। सायरा से शादी के बाद रहमान दिल से, ताल, पुकार जैसी हिंदी फिल्मों में व्यस्त हो गए। पत्नी और परिवार के लिए उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। वो 18 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहे थे। कई बार तो वो सिर्फ 1-2 घंटे की ही नींद लेते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि म्यूजिक रिलीज से एक दिन पहले वो मात्र 1 घंटे ही सोते थे। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में काम करने के कारण रहमान का ज्यादातर समय मुंबई के अलग अलग रिकॉर्डिंग स्टूडियो और विदेशी दौरों में बीतता था, जबकि पत्नी सायरा चेन्नई में होती थी। अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच में रहमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। साल 2000 के पहले दशक में रहमान नायक, साथिया, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, स्वदेश, तहजीब, वाटर, युवा, रंग दे बसंती, दिल्ली 6, स्लमडॉग मिलियनेयर और गुरु जैसी फिल्मों का संगीत देने में व्यस्त रहे। इन फिल्मों में काम करने के साथ ही रहमान का कैरियर लगातार नई ऊंचाइयां छूता जा रहा था। इसी बीच साल 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए रहमान को ऑस्कर के अलावा गोल्डन ग्लोब, ग्रामी समेत ढेरों इंटरनेशनल अवार्ड मिल गए। अब उनका नाम दुनिया के 10 दिग्गज संगीतकारों की सूची में आ गया था। जाहिर है व्यस्तता बढ़ना लाजमी था। रहमान अक्सर दुनिया की अलग अलग देशों में अपना ज्यादातर समय काम के सिलसिले में बिताने लगे। जरूरत से ज्यादा व्यस्तता और काम कहीं ना कहीं रहमान की निजी रिश्ते को खोखला कर रहा था। रहमान शादी से पहले ही म्यूजिक को लेकर अपने जुनून के प्रति पत्नी को बता चुके थे, इसलिए चाहते हुए भी सायरा कुछ बोल नहीं पाती थी। इस बीच 3 बच्चे भी हुए, जिनकी देखरेख और परवरिश का ज्यादातर जिम्मा सायरा ने ही निभाया। इन सारी परिस्थितियों के बीच सायरा का अकेलापन उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। शादी के बाद से ही उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखा। वो खुद को स्टार वाइफ के तमगे और लाइमलाइट से दूर ही रखती थी। एक तरफ रहमान की बेशुमार दौलत और शोहरत का उजाला था, तो दूसरी ओर सायरा की उदासी और अकेलापन, जिसने उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार पैदा करना शुरू कर दिया, जैसा कि अक्सर सेलिब्रिटीज की शादीशुदा जिंदगी के साथ होता है। किस्मत से तुम हमको मिले।
कई सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन के तलाक का केस हैंडल कर चुकी वंदना शाह ने कुछ दिन पहले बॉलीवुड में होने वाले तलाक को लेकर दिलचस्प बातें शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले ज्यादातर डिवोर्स बाकी डिवोर्स से अलग होते हैं। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में ज्यादातर तलाक का कारण अपने पार्टनर से बेवफाई या चीटिंग नहीं होता, बल्कि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बोरियत और अकेलापन होता है। वंदना ने कहा कि उनकी जिंदगियां बहुत अलग होती हैं। वो बोरियत के कारण एक शादी से दूसरी शादी में चले जाते हैं, जो बॉलीवुड और अमीर परिवारों के लिए निराली बात है। एडवोकेट वंदना की बात रहमान की शादीशुदा जिंदगी पर भी काफी हद तक लागू होती है। 19 नवंबर 2024 को एक चौंकाने वाली खबर आई, जिसे सुनकर रहमान के चाहने वालों समेत हर कोई हैरान रह गया। ये खबर थी शादी के 29 साल बाद रहमान और उनकी पत्नी सायरा की तलाक की। सायरा की वकील वंदना शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि कई सालों बाद मिसेस सायरा और उनके पति मिस्टर AR रहमान ने एक दूसरे से अलग होने का कठिन फैसला ले लिया है। ये फैसला उनके रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण और जज्बाती तनाव के बाद आया है। एक दूसरे के लिए अपने गहरे प्यार के बावजूद इस कपल ने पाया है कि तनाव और मुश्किलों ने उनके बीच एक ऐसी घाई पैदा कर दी है जिसे भरने में कोई भी उस समय सक्षम महसूस नहीं कर रहा है। सायरा की वकील की ओर से दिए स्टेटमेंट में कहा गया था कि हर शादी उतार चढ़ाव से गुजरती है। मुझे खुशी है कि इस रिश्ते का अंत गरिमापूर्ण तरीके से खत्म हुआ है। रहमान और सायरा एक दूसरे का सपोर्ट करना जारी रखेंगे। इस तरह बेहद खूबसूरत शब्दों में एक बहुत ही ताकतवर बात लोगों के सामने आई। आगे जब वकील से रहमान और सायरा के तलाक का कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो दोनों बेहद समझदार हैं। ये फैसला हल्के में नहीं लिया गया है। वकील का स्टेटमेंट सामने आने के बाद रहमान ने भी सोशल मीडिया पर तलाक की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उम्मीद थी कि हम 30 साल पूरे कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि सभी चीजों का एक अनदेखा अंत होता है। टूटे हुए दिलों के वजन से भगवान का सिंहासन भी हिल सकता है, फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ तलाशते हैं, भले ही टुकड़ों को फिर से अपनी जगह ना मिले। इस नाजुक दौर से गुजरते हुए समय हमारी निष्ठा का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। रहमान और सायरा के तलाक के दूसरे दिन उनके ग्रुप के गिटारिस्ट मोहिनी डे ने भी अपने पति के साथ तलाक की घोषणा कर दी। उसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की उल जुलूल खबरों ने तूल पकड़ लिया और रहमान और मोहिनी डे के तलाक को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। इन सभी अटकलों के बीच सायरा बानो ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने मीडिया के साथ एक वॉइस नोट शेयर करते हुए अफवाहों पर विराम लगा दिया। सायरा ने कहा कि वो अपने मेडिकल रीजंस की वजह से मुंबई में हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि उन्होंने केवल अपनी सेहत की वजह से AR रहमान से ब्रेक लिया है। उनकी सेहत काफी समय से ठीक नहीं है। उन्हें अपने इलाज पर ध्यान देने के लिए समय चाहिए था। मैं यूट्यूबर्स और तमिल मीडिया से ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज उन्हें कोई भी कुछ गलत ना कहे। रहमान की तारीफ करते हुए सायरा ने कहा कि वो रत्न हैं और दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। मुझे सिर्फ अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से चेन्नई छोड़ना पड़ा। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। आगे सायरा ने कहा कि मैं बस यही अनुरोध करूंगी कि कृपया उन्हें वैसे ही रहने दे जैसे वो हैं। उनका किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि उनके खिलाफ सभी झूठे आरोप लगाना बंद करें। कृपया उनके नाम को खराब करना बंद करें। सोशल मीडिया पर अफवाहों को देखते हुए रहमान की लीगल टीम ने भी एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी शादी और तलाक पर किए सभी आधारहीन झूठ है और आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की बात कही गई। ऐसा ना करने पर लीगल एक्शन लेने की भी बात की। इस पोस्ट में कही गई, इससे पहले मोहिनी डे ने भी सोशल मीडिया पर अपने और रहमान के तलाक को जोड़े जाने पर प्रतिक्रिया दी और उन सभी पोस्ट को बकवास बताते हुए उसकी आलोचना की।
इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि मैंने एक बच्चे की तरह रहमान के साथ उनकी फिल्मों, टूर वगैरह में 8 वर्षों तक काम किया है, जिसका मैं सम्मान करती हूँ। ये देखकर निराशा होती है कि लोगों के इस तरह के जज्बाती मसाइल हैं कि लोगों में ऐसे जज्बाती मामलात की कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। रहमान एक लेजेंड है और वो मेरे लिए पिता सम्मान है, जिन्होंने मेरे करियर और मेरे पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा खुदा दिलो जान से। तलाक के खबरों के बीच रहमान की दोनों बेटियों खतीजा और रहीमा की भी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। खतीजा और रहीमा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। इसके अलावा उनका एक बेटा है, अमीन भी है। खतीजा को बुर्का पहने हुए ही देखा जाता है। वो अपना चेहरा छुपाकर रखना पसंद करती है। अपने पेरेंट्स के तलाक को लेकर दोनों बेटियों ने भी रिएक्शन दिया था और उसे तूल नहीं देने की गुजारिश की थी। वहीं बेटे अमीन ने भी अपने पेरेंट्स के लिए इमोशनल पोस्ट लिखा था। रहमान की बेटी खतीजा की शादी हो चुकी है। उन्होंने साल 2022 में साउंड इंजीनियर रियासुद्दीन शेख मोहम्मद से चेन्नई में शादी की थी। इसके अलावा खतीजा फिल्म मन मुनी से बतौर म्यूजिक डायरेक्टर तमिल इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर चुकी हैं। वहीं छोटी बेटी रहीमा एक फेमस ब्लॉगर है और बुर्के से दूर ही रहती हैं। वो अपने गॉर्जियस लुक से सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफें बटोरती हैं। उनकी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। इसके अलावा बात करें बेटे अमीन की, तो वो अपने पिता की तरह एक सिंगर है। उन्हें अपनी कई गानों के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं। रहमान के तलाक के पीछे की वजह कुछ लोग प्रॉपर्टी विवाद भी बता रहे हैं, जिसकी सच्चाई को लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान की कुल संपत्ति करीब 1,500 करोड़ से ज्यादा की है। रहमान एक फिल्म में म्यूजिक देने का 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसी तरह एक लाइव कॉन्सर्ट में गाने के लिए वो प्रति घंटे 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। देश के बड़े शहरों में उनके आलीशान बंगले हैं और उसमें लॉस एंजलिस में एक लग्जरी अपार्टमेंट भी शामिल है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि रहमान की संपत्ति में उनकी वाइफ का कितना हिस्सा मिलेगा। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समाज में तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके तहत मेहर की रकम तय होती है। उसको लेकर कानूनी पेपर्स भी तैयार किए जाते हैं, जिस पर दोनों पक्षों की दस्तखत होते हैं। इसके बाद अगर शादी के बाद किसी मुस्लिम कपल का तलाक होता है या वो किसी वजह से एक दूसरे से अलग होते हैं, तो मेहर की ये रकम महिला को मिल जाती है। रहमान ने बड़ी शिद्दत से संघर्ष करके बहुत कुछ हासिल किया। संगीतकार बनने के लिए उनकी संघर्ष की कई कहानियां अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं, जिसे देख सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर कहानी का एक सबक होता है। पत्नी से रहमान का अलगाव की कहानी में भी एक सबक है, वो ये कि बेशुमार कामयाबी, दौलत और शोहरत के बावजूद वो अपनी निजी जिंदगी में खुशियां नहीं बटोर सके। इसलिए जरूरी है कि प्रोफेशन और करियर के साथ ही निजी रिश्तों को भी अहमियत और समय दिया जाए और उसकी डोर हमेशा मजबूत हाथों से थामे रखा जाए। तभी दोनों मोर्चे पर संतुलन बना रह सकता है और निजी जिंदगियां खुशहाल हो सकेगी। इस रिश्ते के टूटने पर अफसोस ही जाहिर किया जा सकता है। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि रहमान और सायरा के रिश्तों में आई दरार वक्त के मरहम से शायद भर जाए। आगे मैं अपने चैनल के उन तमाम वीडियोस को देखने की गुजारिश के साथ अब्दुल्ला उर्दू शायरी की होस्ट आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शब बखैर।